नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। आज ये प्राचीन भारत की सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं तथा सिंधु घाटी सभ्यता का पहले भाग का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन किया था। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, जो कि इसका समय काल 2300 से लेकर 1920 BC के बीच रहा, यानी 400 वर्षों में इस सभ्यता में उसकी नगरीय योजना कैसी रही है, सामाजिक संरचना कैसी रही है, राजनीतिक संरचना कैसी रही है, धर्म कैसा रहा है और अर्थव्यवस्था कैसी रही है, तथा इसके बाद हम लोग तुरंत बाद देखेंगे कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो इसका अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जाना है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने समकालीन मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से उन्नत सभ्यता थी। तो हम लोग आज देखेंगे कि किन किन मामलों में वो उन्नत थी। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं इसका सबसे पहले नगर योजना से। तो हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि ऐसा कहा जाता है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, तो क्यों थी इसको समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि नगर जो थे ग्रिड प्रणाली या चेस बोर्ड प्रणाली पर अत्यंत व्यवस्थित रूप से निर्मित थे। जैसे कि आज वर्तमान में हम लोग देखेंगे हमारा चंडीगढ़ शहर है, तो वो भी एक व्यवस्थित वेल प्लान्ड सिटी के रूप में विकसित था। तो यहाँ देखेंगे कि नगर ग्रिड प्रणाली या चेस बोर्ड की तरह था। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये चेस बोर्ड जैसा आकृति है, जिसमें ये इसके नगर इस तरह से विकसित थे। जैसे कि ये देखेंगे एक सड़क है, ये भी सड़क है, और इनके बीच में पहले एक घर, फिर सड़क, फिर घर, फिर सड़क, फिर घर। इस तरह से वो चेस बोर्ड की तरह एकदम व्यवस्थित रूप से विकसित थे तथा इनकी सड़कें जो थी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी, समकोण पर काटती थी। यानी कि चौड़ी सड़कें थी, खुले मकान थे, सड़कें समकोण पे एक दूसरे को काटती थी। जो इन भवनों का निर्माण हुआ है, यहाँ पे जो भी भवन है, इनका निर्माण पक्की ईंटों के माध्यम से हुआ, और ये पक्की ईंटें आयताकार रूप में होती थी, जिनका विभाजन 4:2 और 1 के अनुपात में होती थी, जिसकी 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 अनुपात में मोटाई हुआ करती थी। हालांकि यहाँ पर तराशे हुए पत्थर के मकान नहीं मिले हैं और कच्चे ईंटे के मकान मिले हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पक्के और कच्चे ईंटों के मकान तो मिले हैं, लेकिन तराशे हुए पत्थर के मकान नहीं मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर व्यवस्थित एक ड्रेनेज प्रणाली थी, जिससे एक बढ़िया नाली की व्यवस्था था, जिससे शहर का पानी एक दूर सुदूर इलाकों में जा सके। लेकिन आज आप देखेंगे कि हमारे यहाँ शहर वेल प्लान्ड नहीं है, तो आज देखते हैं कि थोड़ी सी बरसात हुई और पानी भर जाता है। बट देखिए आज से लगभग मान के चलिए कि 4500-5000 वर्ष पूर्व की जो हमारी ये सभ्यता थी, आज से कितना विकसित थी। ठीक है, उसके अलावा ड्रेनेज प्रणाली के अलावा यहाँ एक विशाल स्नानागार भी हुआ करता था, जो कि सामूहिक होता था, और धार्मिक पर्व के अवसर पर यहाँ पर स्नान किए जाते थे। आज भी हम लोग देखेंगे कि हमारे समाज में एक कुंड जैसा, धार्मिक कुंड जैसा हुआ करता था। जैसे तिरुपति बालाजी जी जाएंगे तो वहाँ एक विशाल स्नानागार है, स्नान करके ही हम लोग फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। फिर इसके अलावा विशाल अन्नागार की भी व्यवस्था थी। जो नगर था यहाँ पर, वो 3 पार्टों में बटा हुआ था, जिसमें नगर के पश्चिमी भाग में एक ऊंचे चबूतरे पर दुर्ग का निर्माण हुआ, जहाँ पर जो कि सामुदायिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक केंद्र हुआ करते थे। यहीं पर राजा, पुरोहित और व्यापारी वर्ग रहा करते थे। दूसरा है दुर्ग के नीचे शहर में मुख्य आवासीय क्षेत्र, जहाँ पर निम्न वर्ग के लोग, तथाकथित निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे। और इसके बाद क्या होता था, इस नगर को, दुर्ग एवं पूरे शहर को सुरक्षा की दृष्टि से घेर दिया जाता था। इसके बाद ये रहा आपका नगरीय योजना। तो आप देख लीजिए कि आज की व्यवस्था से आप तुलना करके देखिए कि कितनी विकसित थी। ठीक है, और अपनी समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी उनसे भी कितनी विकसित है। इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय योजना का नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इसकी सामाजिक संरचना कैसी थी। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने तो शहरों में वर्ग होता है, न कि क्लास होता है, जिसमें विभेदकारी वर्ग विभाजन था, जिसमें उच्च वर्ग जो रहते थे दुर्ग में निवास करते थे, और निम्न वर्ग निचले आवासीय क्षेत्र में निवास किया करते थे। जो जनसंख्या थी यहाँ पर, वो 3 वर्ग में विभाजित थी। तो पहला वर्ग था स्वामी वर्ग या उच्च वर्ग,
जिसके अंदर व्यापारी धर्म के प्रमुख लोग आते थे। दूसरा स्वतंत्र कारीगर वर्ग, जिसके अंतर्गत दस्तकारी कला, चित्रकला वर्ग आते थे। और तीसरा था दास वर्ग, नौकर, श्रमिक, वृत्त वर्ग या मजदूर वर्ग आते थे। एक चौथे वर्ग की भी चर्चा की जाती है, हालांकि आप एग्जाम में इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा माना जाए, कुछ लोग मानते हैं कि ये वर्ग था, कुछ लोग मानते थे कि ये वर्ग नहीं था। कुछ लोग योद्धा वर्ग को भी स्वीकार करते थे, बट ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, तो यही जो वर्ग था आगे चल के वर्ण में विभाजित हुआ, जो आगे वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे अगला, वहाँ वर्ण में विभाजित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और यही वर्ण आगे चल के जाति में बटा, और यही आगे जाति चल के उपजाति में बटी। ठीक है, इसके अलावा इसकी सामाजिक संरचना को देखें तो यहाँ सांप के पूजा का प्रमाण मिले, जो आज भी हमारे यहाँ नाग देवता की पूजा की जाती है। तथा जो ये उर्वर माता के योनि से, माता के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जो कि एक उर्वरता के प्रतीक को दिखा रहा है कि ठीक है। उसके बाद जो ये समाज था, शांति प्रिय समाज था और व्यापारिक समाज था, एक मान के चलिए तो व्यापार बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और खाने के रूप में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये लोग मनोरंजन के लिए पासा, शिकार, नृत्य गान और पशुओं की लड़ाई कराते थे, जिसका प्रभाव आज भी हमारे समाज में मौजूद है। तथा वस्त्रों के रूप में सूती प्लस ऊनी वस्त्र दोनों का उपयोग करते थे, और आभूषण के रूप में आभूषण पुरुष और महिलाएं दोनों पहना करते थे, जैसे कि मैं भी पहना हूँ, देखिए दोनों कानों में, जिसे आज थोड़ा हमारे समाज में कुछ दूसरे दृष्टि से देखा जाता है, बट ये परंपरा हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है। तो हम सिंधु घाटी परंपरा का जैसे ही पतन होगा, पतन का अध्ययन करेंगे या परिवर्तित हुआ, हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कि पतन और परिवर्तन में क्या अंतर होता है। वो वैदिक युग में भी इसकी इस परंपरा का प्रचलन दिखाई देता है। तो देखते हैं अगला, थोड़ी देर में इसको साफ करके देखता हूँ।